हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ जय की क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने PYQ देखे थे, हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं PYQ के। उसके आगे आज हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे कि पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित त्वचा में कौन सा विटामिन बन सकता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है। तो सारे विटामिन हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला विटामिन ए है। विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल होता है। जैसे कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा, रेटिनॉल। आई होप ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। सारे केमिकल नेम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेटिनॉल हो गया। विटामिन B2, ये विटामिन B2 है, इसको आप सही कर लीजिए। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम होता है ये क्या होता है, राइबोफ्लोविन। इसका राइबोफ्लोविन होता है। जो विटामिन ए की कमी से कौन सी डिफिशियंसी होती है, हम लोगों ने पढ़ी थी कि विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, आँखों की प्रॉब्लम होती है। जो विटामिन B2 होता है, B2 की कमी से क्या होता है, चिलोसिस होता है। कौन सी डिजीज़ होती है, तो चिलोसिस होती है। इसमें चिलोसिस होता है। जो चिलोसिस होता है, चिलोसिस में सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। जब चिलोसिस होता है विटामिन B2 की कमी से, यानी विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन नाम है, राइबोफ्लोविन की कमी हो गई तो चिलोसिस हो गई। चिलोसिस में होता क्या है कि ये जो होंठों के किनारे क्या होती है, फट जाते हैं, कट जाते हैं, खून बहने लगता है, होंठों के आसपास घाव होने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड चिलोसिस। विटामिन सी, जैसे कि विटामिन सी के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड जो होती है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। जो विटामिन डी हमारा होता है, विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़े थे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। वसा में हमारे घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K, ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन हो गए। और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन हो गए B और C। तो विटामिन B जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन C हो गया। जो विटामिन D होता है, विटामिन D वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी से जो होता है बोन और हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारी बोन्स होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, फटीग होने लगता है, थकान होने लगता है। आई होप चारों जितने ऑप्शन हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है, ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्वेश्चोरकर मुख्यतः किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो क्वेश्चोरकर है ये प्रोटीन डिफिशियंसी है, ये प्रोटीन डिफिशियंसी है। और जो मरसमस होता है, एक मरसमस पूछा जाता है, तो मरसमस को कहते हैं PCM कहते हैं। PCM मतलब प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, ये मरसमस है। मरसमस को क्या कहते हैं, PCM, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है मरसमस। जो क्वेश्चोरकर है किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से, खाली प्रोटीन की कमी से होता है। मरसमस किसकी कमी से होता है, तो मरसमस होता है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी, यानी ऊर्जा की कमी से होता है। नेक्स्ट हमारा है, कौन सी पकाने की विधि सामान्यतः जल में घुलनशील विटामिनों की सबसे कम हानि होती है। यानी कि कौन सी ऐसी विधि है जो हम पानी में पकाएंगे, यानी पानी में कुकिंग द्वारा, कौन सी ऐसी विधि है जो कुकिंग द्वारा न्यूट्रिएंट वैल्यू को बचा के रखती है, तो भाप में है। भाप में क्या होता है, भाप में पकाने से पानी का संपर्क
संपर्क कम होता है और जल में घुलनशील पोषक तत्व तो अधिक सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A, D, E के, और जो जल में घुलनशील विटामिन है B और C। तो यदि हम भाप द्वारा कोई खाना बनाते हैं, कुछ कुकिंग करते हैं, भाप द्वारा बनाए जाते हैं, तो जो विटामिन B और C होते हैं उनको बचाया जा सकता है, क्योंकि वो सीधा जल के संपर्क में नहीं आते हैं। सीधा जल के संपर्क में ना आके भाप द्वारा पकाया जाता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है उसमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा है केंद्र प्रवृत्ति का कौन सा माप चरम मानों में सबसे अधिक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है अंकगणितीय माध्य, यानी कि अंकगणितीय माध्य अत्यधिक उच्च या निम्न मानों में प्रभावित होता है। बहुलक आप समझ रहे होंगे, बहुलक यानी कि कोई संख्या का कई बार, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे 1 2 4 4 4 कई बार दे दिया, तो इसमें बहुलक मान हमारा क्या होगा 4। माध्यिका जो हमारी होती है वो बीच की, यानी कि बीच की वैल्यू बताती है, सीमा रेंज। नेक्स्ट हमारा है ICDS का पूर्ण रूप क्या होता है। ICDS जो हमारा होता है उसको हम लोगों ने जो इंटरनेशनल नेशनल कुछ प्रोग्राम पढ़े थे, कुछ नेशनल प्रोग्राम पढ़े थे, कुछ इंटरनेशनल प्रोग्राम पढ़े थे। तो ICDS हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो ICDS होता है वो हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर को हुई थी। 2 अक्टूबर कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी, 1975 में हुई थी। लेकिन जो ये ICDS है, ICDS का काम क्या होता है, तो ICDS का मेन काम होता है 6 वर्ष के, यानी कि 6 वर्ष के बालक, और 6 वर्ष के बालक हो गए, प्रेग्नेंट वूमेन हो गई, लैक्टिक वूमेन हो गई, उनके पोषण को ध्यान में रखता है, उनकी पोषण की निगरानी रखता है। कौन करता है, ICDS। नेक्स्ट हमारा है अनाजों और दालों को मिलाने से प्रोटीन की गुणवत्ता मुख्यतः इसलिए बढ़ती है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई अनाज है, कोई दालों को एक साथ मिलाकर पकाकर खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, सारे एसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं, लगभग एसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। तो पूरक अमीनो अम्ल, कम फाइबर, अधिक जल, अधिक सोडियम। अनाजों और दालों को एक दूसरे अगर अनाज और दालें एक दूसरे के साथ, मतलब आपस में पकाकर खाई जाती हैं, जैसे अनाज हो गए, दालें हो गई। एग्जाम्पल तौर पे आप समझ सकते हैं, दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई। अगर 2 अनाज आपस में एक साथ मिलाकर खाए जाते हैं तो न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है कौन सी पालन पोषण शैली स्नेह के साथ और उचित नियंत्रण को जोड़ती है, यानी कि इस सारे हम पढ़ेंगे। अधिनायकवादी कौन सी होती है, ये जो अधिनायकवादी क्या होती है, ये जो होती है प्राधिकृत होती है। क्या होती है, प्राधिकृत। ये कृत है, आप इसको सही कर लीजिए, प्राधिकृत। ये जो होती हैं ये पेरेंटिंग स्टाइल है। ये पूछा जाता है जो पेरेंटिंग स्टाइल है किसने दी है, तो पेरेंटिंग स्टाइल हमारी दी है, किसने दी है, डायना। किसने दी है, डायना बॉमरिन। डायना
बॉम रिंड इन्होंने दी थी। पूछा जाता है जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो किसके द्वारा दी गई है, तो ये चारों पेरेंटिंग स्टाइल के 4 ये स्तंभ हैं, ये किसने दिया है, तो डायना बॉम-रिंड ने दिया है। अधिनायकवादी क्या होती है, तो अधिनायकवादी से आप क्या समझते हैं, जो अधिनायकवादी होती है ये शैली माता पिता, इस शैली में क्या होता है, माता पिता जो होते हैं बहुत सख्त होते हैं, कठोर इसमें होते हैं, कठोर होते हैं, वे उच्च नियम तय करते हैं और बच्चों को स्नेह कम देते हैं। अधिनायकवादी जो प्राधिकृत है, प्राधिकृत होती है, इसमें बच्चों को क्या होता है, इसमें इसे सबसे अच्छी शैली माना जाता है। इसमें माता पिता जो होते हैं नियम बनाते हैं, स्नेह भी करते हैं और बच्चों को प्यार करते हैं। जो अनुमोदक होता है, अनुमोदक क्या होता है, इसमें माता पिता बहुत स्नेही होते हैं लेकिन वे बच्चों पर कोई नियम नहीं लागू करते। इसमें माता पिता जो होते हैं वो नियम तो बनाते हैं लेकिन बच्चों पर कोई लागू नहीं करते हैं। उपेक्षापूर्ण, उपेक्षापूर्ण क्या होता है, इसमें माता पिता बच्चों की बुनियादी ज़रूरतें और भावनाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसमें क्या होता है उपेक्षापूर्ण, इसमें जो माता पिता होते हैं, माता पिता क्या करते हैं, बच्चों की बुनियादी यानी कि उनकी भावनाओं पर और स्नेह पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये चारों जो होती हैं ये चारों पेरेंटिंग स्टाइल हैं। पेरेंटिंग स्टाइल पूछा जाता है किसने दिया है, तो डायना बॉम-रिंड ने दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कौन सा पोषक तत्व, कौन सा पोषक तत्व है, हमने पढ़ा था जब हमने प्रोटीन पढ़ा था, फैट पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हमने डिस्कस किया था क्लास में, उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन होता है 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है हमारा, 1 ग्राम अगर प्रोटीन लेंगे तो कितनी एनर्जी देगा, तो 4 यानी कि 4 किलो KCl, यानी कि किलो कैलोरी को हम क्या लिखते हैं KCl। 1 ग्राम प्रोटीन लेने से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 4 किलो या 4 पॉइंट कहीं कहीं पेपर में 4.2 भी दिया होता है। तो अगर 4.2 दिया है तो आप 4.2 पे टिक करिए, अगर 4 दिया है तो आप 4 पे टिक करिए। पूछा गया है फैट के बारे में पूछा गया है, तो फैट हमें कितना देता है 1 ग्राम, 1 ग्राम अगर फैट आप लेते हैं तो 9 कहीं कहीं पे क्या होता है 9.2 भी दिया होता है, 9.2 KCl, 9.2 KCl, कहीं कहीं पे 9.2 KCl दिया होता है, कहीं कहीं पे 9 किलो कैलोरी दिया होता है। तो वसा लगभग 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम देती है जो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से अधिक होती है। हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो फैट से मिलती है। नेक्स्ट हमारा है स्कर्वी किसकी कमी से होता है, जो स्कर्वी होता है किसकी कमी से होता है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है जब विटामिन ए के बारे में जब पढ़ रहे थे, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो जो विटामिन ए अभी हमने पढ़ा, विटामिन ए रेटिनॉल रतौंधी होता है, जो विटामिन सी होता है स्कार्बिक एसिड होता है। मसूड़ों की कमी यानी इसमें स्कर्वी भी हो जाती है, इसमें मसूड़ों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव और घाव भरने में कठिनाई हो सकती है, दिस इज़ कॉल्ड स्कर्वी। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर विटामिन सी की अत्यधिक मात्रा में अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो फटीग भी होने लगता है, यानी थकान महसूस होने लगती है। विटामिन डी के बारे में जैसे कि अभी हमने पढ़ा, विटामिन डी जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन डी जो होता है कैल्शियम का अवशोषण, विटामिन डी का काम क्या है, हमारे कैल्शियम के अवशोषण में, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, ये सारे काम विटामिन डी के हैं। जो विटामिन के होता है, विटामिन के से आप क्या समझते हैं, विटामिन जो के होता है इसका केमिकल नेम होता है फ्लोविनोन। जो फ्लोविनोन होता है, जो विटामिन के हमारे होते हैं 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं विटामिन के, जैसे कि K1 हो गया, K2 हो गया और K3 हो गया। जो K1 होता है ये हमें पौधों से मिलता है, यानी कि नेचर से मिलता है हमें। जो K2 होता है ये किससे मिलता है, ये पशु जगत से मिलता है, पशु जगत से मिलता है।
और जो K3 हो गया ये किससे मिलता है, ये मैन मेड है, ये मैन मेड K3 होता है। समझ गए होंगे। जो नेक्स्ट हमारा है, ब्रेड बनाने में सामान्यतः किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसका तो आंसर ईस्ट है। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट जो होता है, ईस्ट शर्करा का किण्वन, यानी किण्वन मतलब होता है फर्मेंटेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिससे फूल जाता है। जैसे कि ईस्ट, आप ईस्ट का यूज करते हैं तो क्या होता है, जो ईस्ट होता है हमारा, ईस्ट को अगर आप पानी में भिगोते हैं, कुछ देर के बाद, भिगोने के कुछ देर बाद उसे फूड में डालते हैं, यानी कि मैदा हो गया या किसी चीज़ को आपने फर्मेंटेशन के लिए डाला, तो वो चीज़ 2 गुना फूल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ईस्ट फर्मेंटेशन का काम करती है। यानी शैवाल आपको पता होगा, शैवाल क्या होता है, ये पानी में पाए जाते हैं, ये पानी में शैवाल जो होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है, जो प्रोटोजोआ होती है, प्रोटोजोआ क्या होता है, ये एक अमीबा होता है। प्रोटोजोआ अमीबा या पैरामीशियस होता है, जो बीमारी फैलाता है। यानी प्रोटोजोआ क्या होता है, एक अमीबा होता है, ये इससे क्या होता है, बीमारी होता है। वायरस आप समझ रहे होंगे, वायरस का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कोविड, यानी कि कोविड-19 जो होता है वो वायरस का ही एक कारण है। जो हमारा HACCP का मुख्यतः उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये खाद्य है, इसको आप सही कर लीजिए। इस खाद होता है खाद्य सुरक्षा नियंत्रण, यानी फूड सेफ्टी कंट्रोल। जो HACCP का मुख्यतः उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा नियंत्रण के लिए किया जाता है। HACCP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्रोग्राम समझ रहे होंगे आप। कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम नहीं है तो पॉइंट भी दे सकते हैं, अगर पॉइंट भी आप लिख सकते हैं प्रोग्राम की जगह। तो HACCP किसका काम करता है, मुख्यतः उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा और नियंत्रण के लिए किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान और नियंत्रण करता है जहां खाद्य सुरक्षा के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि फूड सेफ्टी पर काम करता है कि कोई भी फूड को मतलब मार्केट में लॉन्च करने से पहले फूड की सुरक्षा, यानी कैसी जगह पे बनाया गया है, किस जगह पे तैयार किया गया है, सारी चीज़ों की निगरानी करता है HACCP यानी हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट या प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा है वो प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन अपनी प्राकृतिक संरचना खो देता है, क्या होता है, यानी कि इसको डेनेचुरेशन कहते हैं। क्या होता है इसमें, जिलेटिनीकरण में क्या होता है, किण्वन में क्या होता है, जल अपघटन क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। जो जिलेटिनाइजेशन होता है, जैसे कि जिलेटिनाइजेशन हमने पढ़ा था, जिलेटिनाइजेशन क्या होता है, जो इस जिलेटिनाइजेशन वो होता है जिसमें स्टार्च के कण, यानी कि इसमें क्या होता है, जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च के कण, इसमें क्या होगा,
स्टार्च के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अगर पानी में आप उबालेंगे डालेंगे तो स्टार्च के जो कण होते हैं वो पानी में मतलब फूल कर फट कर फूल जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्टार्च। एग्जाम्पल समझ सकते हैं जैसे कि दलिया बनाना, चावल बनाना, ये सारी चीज़ें। डीनेचुराइजेशन क्या होता है? डीनेचुराइजेशन जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कि अंडा बनाना, जैसे कि कोई चीज़ को उबाल कर जमाना, जैसे कि आपने अंडे को उबाल कर बॉयल किया, बॉयल करने के बाद वो क्या होता है, वो जम जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डीनेचुराइजेशन। अपनी जो नेचर होता है उसका नेचर यानी ऑक्सीजन और जो प्रोटीन से बनी चीज़ें होती हैं वो, जैसे जल में आपने उसको उबाला तो वो क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ देता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। अपना नेचर जो नेचर प्राकृतिक नेचर होता है, जो मूल उसका नेचर होता है वो टूट जाता है। जैसे अंडा आपने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद क्या होता है, वो जम जाता है। फर्मेंटेशन समझ चुके, जैसे फर्मेंटेशन को अभी हमने समझा कि किण्वन होता है। किण्वन क्या होता है, जैसे कि खमीरीकरण करना, किसी चीज़ फर्मेंटेशन के लिए काम करता है, यानी कि खमीरीकरण के लिए काम करता है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे ब्रेड बनाना, भटूरे बनाना, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल पे आप समझ सकते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये हमने पढ़ा था जब हमने प्रोटीन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं। जो हाइड्रोलिसिस हमारा होता है इसका आप एक लाइन में ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स हमारे कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स से जो होते हैं सिंपल में टूटना, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटना, दिस इज ए कॉल जल अपघटन। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का जो हाइड्रोलिसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक जटिल कंपाउंड होता है। कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, ये सब क्या है, एक जटिल कंपाउंड है। ये हमारी बॉडी में जाकर सीधा डाइजेस्ट नहीं होते, इनका पहले क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होता है, जल अपघटन होता है। यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जटिल कंपाउंड होते हैं, ये हमारी बॉडी में जाते हैं, बॉडी में जाने के बाद इनका हाइड्रोलिसिस होता है, जल अपघटन होता है, ये अपनी मतलब जटिल से सरलतम में टूटते हैं, तब जाके हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई क्या है, जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस किया गया, कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो अपनी सरलतम इकाई में टूट जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई कौन सी है, ग्लूकोज। प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस हुआ, अब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन एक जटिल कंपाउंड है, हमने पढ़ा था। जो प्रोटीन होता है कार्बन की एक लंबी श्रृंखला से बना होता है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला से बना होता है। तो प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो किस में सरलतम इकाई में टूटता है, तो किस में टूटता है, वो टूटता है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड के बारे में भी हमने पढ़ा था कि कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, तो इन्हें फूड द्वारा, आहार द्वारा कंज्यूम करना पड़ता है। और जो एसेंशियल होते हैं यानी कि नॉन एसेंशियल होते हैं, जो एसेंशियल होते हैं नॉन एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल नहीं बनते हमारी बॉडी में, तो इन्हें हमें फूड से, आहार से कंज्यूम करना पड़ता है। जो नॉन एसेंशियल होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनते हैं, ये हमारी बॉडी में बनते हैं, तो इन्हें हम फूड या आहार से कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊष्मा, जो ऊष्मा होती है यांत्रिक क्रिया प्रोटीन के पेप्टाइड बंद बिना किसी उसकी संरचना खोल सकते हैं। यानी कि अभी हमने जैसे पढ़ा कि जो प्रोटीन होते हैं हमारे अंडे में क्या होता है, अंडे में प्रोटीन हुआ, अंडे जो प्रोटीन होते हैं किस बॉन्ड से बंधे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा बंधा होता है। जब हमने प्रोटीन का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमारा डिस्कस हुआ था, जो प्रोटीन होते हैं किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड तोड़े बिना उसकी संरचना खोल सकता है, दिस कॉल्ड डीनेचुराइजेशन। नेक्स्ट हमारा है अवसर लागत, यानी कि अवसर लागत का अर्थ किसके मूल्य से है। अवसर लागत क्या होता है,
छोड़े गए अगले सर्वोत्तम विकल्प। अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? जैसे कि आपने कोई चीज़, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल तौर पे आप समझ सकते हैं कोई रिसर्च करने जा रहे हैं। मान लीजिए आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आप रिसर्च करने जा रहे हैं किसी समस्या पे, रिसर्च कर मतलब कोई समस्या होगी तभी आप रिसर्च करने जा रहे हैं। किसी समस्या को लेके कोई टॉपिक है आपका, समस्या, कोई समस्या पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उस समस्या के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? कई सारे विकल्प, मतलब बहुत एनालिसिस करेंगे। कुछ जो उस टॉपिक पे रिसर्च जो हो चुके हैं, पहले जो हो चुके हैं उनका एनालिसिस करेंगे। सारे एनालिसिस करके आपके पास एक बहुविकल्प आ जाएंगे। आपके पास मतलब बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उन सारे ऑप्शनों में आपको एक ऑप्शन चुनना होगा, एक आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा। तो यानी कि छोड़े गए अगले सर्वोत्तम विकल्प, एक ऑप्शन आपने चुना, बाकी जो ऑप्शन छूटे उनसे क्या लाभ होगा? वो सारी चीज़ें छूट जाएंगी। यानी कि एक विकल्प चुनने पर अगले सर्वोत्तम विकल्प के लाभ को त्याग करना पड़ता है। यानी कि आपके पास मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, उन सारे ऑप्शनों में आपको एक ऑप्शन लेना होगा। एक जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको चॉइस करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो जो अन्य ऑप्शन से आपको लाभ मिल रहा था, यूज आपके लिए बेनिफिट थे, वो आपको सारा छोड़ना पड़ेगा। सभी विकल्पों को एक साथ लेके हम नहीं चल सकते हैं, सारे विकल्पों को नहीं लेके चला जा सकता है, सिर्फ एक ही विकल्प को लेके हम काम कर सकते हैं। जैसे आपने प्लानिंग कर रहे हैं होम मैनेजमेंट में, जैसे हम लोग प्लानिंग पढ़ते हैं, प्लानिंग आप कर रहे होते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ का नियोजन कर रहे होते हैं, तो नियोजन में क्या होगा? बहुत सारे विकल्प होंगे। उन विकल्पों में आपके लिए सुटेबल होगा, समस्या के अकॉर्डिंग, आपकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो सुटेबल होगा आप उसी को चुनेंगे, उसी पर काम करेंगे। जो अन्य विकल्प आपके लिए थे, जो अन्य विकल्प आपको बेनिफिट दे रहे थे, वो आपको सारे छोड़ने पड़ेंगे। जो आप एक विकल्प को चुनेंगे उसी पर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन होता है, आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारे कितना देता है? हमने पढ़ा था अभी 1 ग्राम कितना देता है? 4.2, या कहीं कहीं पे 4 भी दिया होता है। तो अगर ऑप्शन में 4 है तो 4 पे टिक करिए, ऑप्शन में 4.2 है तो 4.2 पे टिक करिए। तो जो हमारा प्रोटीन होता है, 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है और 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी 1 ग्राम, आप अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो क्या होगा? 4.2 या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। किलो कैलोरी को हम कैसे लिखते हैं? किलो कैलोरी को हम KCAL ऐसे लिखते हैं, किलो कैलोरी। जो फैट हमारा होता है, फैट जो होता है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है प्रति 1 ग्राम। 1 ग्राम लेने से जो आप 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम वसा आप ले रहे हैं, तो जो वसा एनर्जी मिलती है वो 9.2 या 9, कहीं कहीं पे 0.2 भी दिया होता है, कहीं कहीं पे 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं। जो फैट होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से दुगना एनर्जी देने का काम करता है। विटामिन हम जानते हैं, विटामिन जो होता है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, हमने माइक्रो पढ़ा था। तो जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट है, ये जो तीनों हमारे हैं, ये प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गई, ये क्या है? ये मैक्रो हैं। ये क्या हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। और जो विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, फाइबर हो गए, ये माइक्रो हैं। इनको आप याद रखिए, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल होता है? जैसे हमने अभी पढ़ा
जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, हमने पढ़ा था भी। कुछ एसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं, कौन से होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं बनते, तो हमें बाहर से फूड से, आहार से कंज्यूम करना पड़ता है। फूड से हमें कंज्यूम करना पड़ता है। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल, ये हमारी बॉडी में बनते हैं, तो इन्हें हमें फूड से, आहार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल है, तो लिनोलेनिक, यानी जो लिनोलिक है वो आवश्यक वसीय अम्ल होता है। बाकी ऑप्शन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास में डिस्कस हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है जो विटामिन होता है, जो स्कर्वी किसकी कमी से होता है? जो हमारा स्कर्वी होता है किसकी कमी से? हमने पढ़ा विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। इस विटामिन सी का केमिकल नेम पढ़ा हमने, स्कार्बिक एसिड होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है, और विटामिन सी की कमी से फटीग भी होने लगता है, थकान होने लगती है, कमजोरी आने लगती है। विटामिन ए जैसे हमने पढ़ा जो विटामिन ए होता है केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। केमिकल नेम विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल होता है। जो रेटिनॉल होता है किसकी कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी हो जाता है, रतौंधी हमारा हो जाता है। रतौंधी होता है। जो विटामिन ए पूछा जाता है कि विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, जो विटामिन ए का पूर्वगामी क्या रूप होता है? तो क्या होता है? बीटा कैरोटीन। क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? बीटा कैरोटीन। पूछा गया क्वेश्चन है कि विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या होता है, तो बीटा कैरोटीन होता है। जो बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन, मान लीजिए आप कोई चीज़ विटामिन ए वाली कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो वो विटामिन ए नहीं खाते, वो क्या होता है? वो हमारा होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन आपने कंज्यूम किया, वो हमारा लीवर में जाता है, लीवर में वो विटामिन ए में परिवर्तित होता है। विटामिन ए में परिवर्तित होता है बीटा कैरोटीन। किसकी उपस्थिति में होता है? तो मिनरल्स की उपस्थिति में। आपकी बॉडी में मिनरल्स होंगे तभी बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट होगा। कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। तो पूछा गया क्वेश्चन है विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या होता है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कहाँ परिवर्तित होता है? तो लीवर में होता है। विटामिन डी को आप जानते हैं, विटामिन डी क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जो विटामिन डी होता है कैल्शियम के अवशोषण में काम करता है। विटामिन डी कैल्शियम के, विटामिन डी होगा तो आपका कैल्शियम का अवशोषण होगा। हड्डियों को मजबूत बनाता है, यानी हड्डियों का काम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन के जो होता है, अभी हमने पढ़ा, जो विटामिन के होता है वो कितने टाइप के होते हैं? तो K1 होता है, K2 होता है, और क्या होता है? K3। जो K1 की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो हमें नेचर से होती है, यानी कि पेड़ पौधों से होती है। और जो K2 होता है हमें पशु जगत से प्राप्त होते हैं, और जो K3 होता है ये मैन मेड होता है। एरिक्सन के अनुसार प्रारंभिक बाल अवस्था का संकट क्या होता है? जैसे एरिक्सन ने जो बाल अवस्थाओं की विशेषताएं दी थी, बाल अवस्थाओं को का संकट कहा है, तो क्या कहा है? छोटे बच्चे उचित नियंत्रण सीखते हुए स्वतंत्रता विकसित करते हैं। किसमें होता है? एक एक करके हम समझते हैं। विश्वास बनाम, यानी कि ये क्या होता है? विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें क्या होता है? इसमें पूछा जाता है कि ये क्या होता है, तो जन्म से क्या होता है? जन्म से लेकर कितने तक होता है? 18 महीने तक। इसकी आयु कितनी होती है? जन्म से लेकर 18 महीने तक होता है। बच्चा पूरी तरह माता पिता पर निर्भर होता है इसमें।
बच्चा पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर होता है। तो सही देखभाल से बच्चों में विश्वास और अनदेखा से अविश्वास की भावना होती है। जो स्वायत्तता बनाम लज्जा का संदेह होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये 18 से 3 वर्ष तक है। क्या है ये? 18 महीने से 3 वर्ष। एज आप याद रखिए कि एज का भी पूछ सकते हैं। 18 से 3 वर्ष होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा खुद से छोटे मोटे काम करना सीख जाता है। पहचान बनाम भूमिका, इसका ये एज आप याद कर लीजिए। इसकी एज कितनी होगी? 5 से पहचान बनाम भूमिका, जो पहचान बनाम होता है ये 12 से 18 वर्ष। ये कितना होगा? 12 से 18 वर्ष। इसमें क्या होगा 12 से 18 वर्ष में? इसमें होता है कि बच्चे होते हैं नए कौशल और पढ़ाई में सफल होते हैं। इसमें जो होता है बच्चे जो होते हैं नए कौशल और पढ़ाई में समझने में कौशल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सराहना मिलने पर परिश्रम, यानी सराहना जब बच्चे अधिक कौशल इसमें विकसित होता है। 12 से 18 वर्ष तक एज होती है, कौशल का विकास हो जाता है। पहचान बनाम भूमिका भ्रम इसको कहते हैं। लास्ट हमारा है उद्योग बनाम हीनता। इसकी क्या एज है? इसकी एज आप याद कर लीजिए पहचान बनाम भूमिका की। इसकी जो एज है, इसकी एज है 5 से 12 वर्ष। इसकी एज 5 से 12 वर्ष है। इसकी एज 5 से 12 है और इसकी एज है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष। उद्योग बनाम हीनता, जो विश्वास बनाम अविश्वास है, इसकी एज जन्म से 18 वर्ष होती है। इसमें जो बच्चा पूरी तरह से माता पिता पर डिपेंड होता है। जो स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह होता है 18 से 3 वर्ष तक होता है। जो 18 से 3 वर्ष होता है बच्चा खुद से छोटे मोटे काम करना इसमें क्या होता है सीख जाता है। पहचान बनाम भूमिका भ्रम में क्या होता है 5 से 12 वर्ष, यानी कि 5 से 12 वर्ष होती है इसमें एज। जो 5 से 12 वर्ष होती है बच्चा नए कौशल और पढ़ाई करना सीख जाता है इसमें। और इसमें सराहना मिलने पर परिश्रम की भावना और विफल होने पर हीन भावना की उत्पन्न हो जाता है कि परिश्रम करेंगे तो पहचान बनाम मतलब पहचान मिलेगी। अगर आप कोई चीज़ क्या करेंगे हीनता भावना, अगर आप सफल हो जाते हैं तो पहचान मिलेगी, असफल हो जाते हैं तो हीनता भावना उत्पन्न होने लगती है। उद्योग बनाम हीनता में क्या होगा? इसमें क्या होती है 12 से 18 वर्ष होता है। बच्चे नए नए कौशल को सीख जाता है और उनको अप्लाई करता है, यानी कि नए नए कौशल सीख कर क्या होगा कि किशोर समाज में अपनी खुद की पहचान और लक्ष्य को तलाश करने लगते हैं इस एज में। तो सारी एज और उन एज में क्या होता है जैसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास की एज जन्म से 18 वर्ष होती है। इसमें बच्चा पूरी तरह से क्या होगा जन्म से 18 महीने का है, यानी जन्म से लेकर 18 महीने का है। तो इसमें बच्चा क्या होगा पूरी तरह से माता पिता पर डिपेंड होगा। और जो स्वायत्तता बनाम लज्जा संदेह होता है इसमें क्या होगा 18 महीने से 3 वर्ष। कितने तक होगा 18 से 3 वर्ष महीने का होगा। पहचान बनाम भूमिका भ्रम में क्या होता है इसकी एज कितनी है तो 5 से 12 वर्ष होती है। उद्योग बनाम हीनता में 12 से 18 वर्ष होती है। इसमें क्या होगा इसमें जो बच्चा होता है किशोर होते हैं वो नए नए कौशलों को सीख जाते हैं, सीख कर समाज में अपना कैरियर बनाने लगते हैं। स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह क्या होता है कि जो छोटे बच्चे उचित नियंत्रण सीखते हैं और स्वतंत्रता विकसित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है
जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट हमारा है नियमों, सहयोग और साझा लक्ष्यों वाला खेल कौन सा कहलाता है? कौन सा होता है? सहकारी खेल यानी कोऑपरेटिव प्ले। इसमें क्या होता है? सहकारी खेल साझा गतिविधियों और संचार समूह के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कोऑपरेटिव इसमें क्या है? इसमें जो सहकारी होता है इसमें बच्चे कोऑपरेट करके आपस में साझा करके खेलते हैं। जो एकाकी खेल होता है, एकाकी खेल में बच्चा अकेले खेलता है। समांतर खेल जो होते हैं बच्चे आपस में खेलते हैं। जो ये अनाधिकृत है, ये इसको सही कर लीजिए, कृत है ये। अनाधिकृत व्यवहार जो होता है इसमें बच्चा खेलता नहीं है, इधर उधर की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट हमारा है किसी निश्चित अवधि के लिए बनाया गया बजट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है किसी निश्चित अवधि के लिए बनाया गया बजट? तो मैट्रिक बजट कहलाता है। मैट्रिक बजट क्या होता है? मैट्रिक बजट निश्चित अवधि के लिए अपेक्षित आय और व्यय की योजना बनाता है। यानी कि जो मैट्रिक बजट होता है ये एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है और उसमें जो आय और व्यय, जो हम कितना पैसा खर्च करेंगे और आय और व्यय यानी कितना पैसा खर्च करेंगे उससे हमें कितना लाभ होगा, ये चीज़ों का बजट बनाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक बजट। जो समय बजट होता है ये टाइम बजट होता है। इसमें समय, किसी काम को करने के लिए हमें समय का कितना समय लगाना है, कितने टाइम पर पूरा होना है, समय बजट। ऊर्जा बजट यानी कि एनर्जी बजट क्या होती है? जो एनर्जी बजट होती है ये हमारा क्या करती है कि एनर्जी किसी काम करने में हमें एनर्जी कितनी, मतलब हमारी एनर्जी किसी काम को करने में कितनी एनर्जी वेस्ट होगी और कितनी एनर्जी हम बचा सकते हैं और कितनी एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं, एनर्जी का एक बजट बनाया जाता है। गतिविधि एक्टिविटी चार्ट क्या होता है? किसी काम को करने की एक्टिविटी का पूरा एक लेखा जोखा तैयार करना, यानी पूरा एक चार्ट बनाना, एक्टिविटी चार्ट यानी गतिविधि चार्ट। किसी काम को आप पूरा करने जा रहे हैं तो उसकी एक पूरी रूपरेखा बनाना, एक पूरा गतिविधि का चार्ट बनाना कि किसी काम को कितने समय पर पूरा करेंगे, उसमें आय व्यय का कितना स्रोत है, ये सारी चीज़ों का एक चार्ट प्रारूप बनाना। समझ गए होंगे आप। समय बजट, टाइम बजट, किसी काम को, मान लीजिए किसी काम को आप करने जा रहे हैं तो उस काम में हम कितना समय लगा सकते हैं और अपने समय को कितना बचा सकते हैं, टाइम बजट। जो मैट्रिक बजट होता है, मैट्रिक बजट निश्चित अवधि के लिए उपेक्षित आय और व्यय, यानी कि एक ऐसा बजट जिसमें हम किसी काम को करने में हमारा कितना उपेक्षित आय, मतलब एक कल्पना कर सकते हैं कि कितनी आय लगाएंगे और कितना व्यय होगा, यानी कितनी आय और व्यय का लेखा जोखा एक बजट बनाना। जो ऊर्जा बजट होती है, ऊर्जा बजट एनर्जी यानी कि किसी काम करने में आपकी कितनी एनर्जी लग सकती है और कितनी एनर्जी को आप बचा के अन्य कामों में लगा सकते हैं, दिस कॉल ऊर्जा बजट। गतिविधि चार्ट यानी कि एक्टिविटी चार्ट, आप किसी काम को करने जा रहे हैं, उस काम में एक्टिविटी आपका एक लेखा जोखा, एक पूरा प्रारूप तैयार करना, किसी काम का एक पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से एक प्रारूप तैयार करना, दिस कॉल एक्टिविटी चार्ट। आई होप आज की चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी। चीज़ों को आप रिवाइज़ करिए। टोटल हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो एक से लेकर जितने भी 50 क्वेश्चन कराए गए हैं सारे चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चारों ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आ सकते हैं। तो चीज़ों को आप समझिए और देखिए सारी चीज़ों को। अगर किसी की कोई क्वेरी होता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं, YT पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, किसी की कोई क्वेरी है, कुछ है। हम लोगों का जो फर्स्ट यूनिट है न्यूट्रिशन साइंस की,
न्यूट्रिशन साइंस और सर्विस मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन डाइटिक्स कंप्लीट हो चुकी है, लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने PYQ भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम जो कल से करेंगे स्टार्ट, वो हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। आई होप 1-2 दिन में, कल या परसों से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। वो जो सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी वो पूरी NCERT बेस्ड होगी, उसी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि वो TGT PGT के लिए हेल्प होगी। क्यों? क्योंकि अभी TGT PGT की अच्छी मात्रा में वैकेंसी आई है, मतलब काफ़ी वैकेंसी आई है। होम साइंस के लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र है। तो आप सारी क्लासेज जो होंगी वो पूरी स्टेप बाय स्टेप, एक यूनिट ख़त्म होने के बाद देन हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। एक यूनिट ख़त्म करेंगे, एक यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, सारी PYQ देखेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके हम समझेंगे। जो हमारा UGC नेट में है उसमें शरीर क्रिया विज्ञान नहीं आता है, हमारे TGT PGT में शरीर क्रिया विज्ञान भी एक ऐड है सब यूनिट, तो हम शरीर क्रिया विज्ञान भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो सारे आपके जितना भी सिलेबस है TGT PGT का न्यू सिलेबस जो है, सारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप तैयार की जाएंगी, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप YT पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर के पूछ सकते हैं। सारी जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। सारा आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये TGT PGT के मेन होम साइंस के लिए ये ऑफ़र है। होम साइंस के बच्चे जो हैं अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लें, एक सीट के लिए अपनी पढ़ाई जारी कर लें। एग्ज़ाम पे जो टाइम है, अभी एग्ज़ाम पे टाइम है, तो आप एक बेहतर रणनीति बनाइए एग्ज़ाम की कि एक बेहतर से बेहतर हम परफॉर्मेंस एग्ज़ाम पे कैसे कर सकते हैं, कैसा बहुत अच्छा अपना रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो आप एक बार जुड़े रहिए मेरी क्लासों को। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नई यूनिट और नए चैप्टर के साथ। तब तक जितने भी हमारे जो फर्स्ट यूनिट में सारी क्लासेस एक बार रिवाइज़ करिए, आप सारी क्लासेस को एक बार आप देखिए। सारे PDF मिल गए हैं, नोट्स मिल गए हैं। लेकिन अगर किसी को कोई चीज़ नहीं मिली है, कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, नहीं खुल रहा है, तो वो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज के थ्रू या टेलीग्राम के मैसेज के थ्रू, कहीं से भी आप पूछ सकते हैं। आई होप आज की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पढ़ के अच्छा लगा होगा। जो प्रोग्राम हैं, जो नेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, वो सारे ईयर आप याद रखिए या ईयर याद कर लीजिए। ईयर याद करने के बाद वो किस पर काम, यानी उसका मेन फोकस, यानी उसका जो मुख्य कार्य है उसको याद कर लीजिए और फुल फॉर्म याद कर लीजिए। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप TGT में हो, PGT में या UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें उससे पूछी जाती हैं। तो आप ईयर, फुल फॉर्म और मेन फोकस किस पे कौन करता है, नेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम, कुछ पॉलिसी, सारी चीज़ें हमने करा दी हैं। तो एक बार आप रिवाइज़ करिए, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई रखिए। अपनी कंटिन्यूअस पढ़ाई में जो है आप एक फ्लेक्सिबल रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जारी रखिए अपनी पढ़ाई को। और कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज की क्लास को समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।